गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का हमारी जो सेकंड बुक है कृतिका, उसका जो फर्स्ट लेसन है इस जल प्रलय में, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और इसके जो अपने लेखक है फणीश्वर नाथ रेणु, इन्होंने इस लेसन के अंदर जल के द्वारा जो प्रलय होता है, जो विनाश होता है, जो बाढ़ आती है, उससे जो भी विनाश होता है उसके बारे में बताया है। और इसके अंदर सन 1975 के अंदर पटना के अंदर जो इनके सामने इन्होंने इसको देखा है, इस बाढ़ को अपनी आंखों से देखा है, उसका सजीव एक वर्णन इसके अंदर किया है और बताया है कि वहाँ पे कैसी परिस्थिति, कैसा क्या था, उस चीज़ को इन्होंने इस पाठ के माध्यम से वर्णन किया है। क्योंकि ये पाठ थोड़ा लंबा है तो इसको हम भाग के अंदर देखेंगे, अलग अलग भाग में देखेंगे, भाग 1, भाग 2 और भाग 3, ताकि उससे आपको सरल समझने में आसानी हो, किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं आए। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। जो फणीश्वर रेणु जी हैं वो बता रहे हैं, मेरा गांव ऐसे इलाके में है जहां हर साल पश्चिम, पूरब और दक्षिण की कोसी, पनार, महानंदा और गंगा की बाढ़ से पीड़ित प्राणियों के समूह आकर पनाह लेते हैं। वो कह रहे हैं कि उनका जो गांव है, किसका, फणीश्वर रेणु जी का, वो ऐसे इलाके में है जहाँ पे तीनों दिशाएं जो है, पश्चिम, पूरब और दक्षिण, वहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं, जब वो नदियों से, कोसी, पनार, महानंदा और गंगा नदियों से जब पीड़ित होते हैं, जब बाढ़ आती है इनमें और जब पीड़ित हो जाते हैं, तो वहाँ के प्राणियों के समूह, प्राणी समूह मतलब मानव भी हो सकते हैं, पशु भी हो सकते हैं, और वो सब वहाँ से आ करके इनका जो इलाका है गांव के आसपास का, वहाँ पर पनाह लेते हैं। ठीक है, सावन भादों में ट्रेन की खिड़कियों से विशाल और सपाट परती पर गाय, बैल, भैंस, बकरों के हजार झुंड मुंड देखकर लोग बाढ़ की विभीषा का अंदाजा लगा लेते हैं। परती जो क्षेत्र होता है, परती क्षेत्र क्या होता है बच्चों, कि जहाँ पे खेतों को जहाँ पे खेत होते हैं, वो जो जमीन होती है, उन खेतों के ऊपर जो खेती की जाती है, उनको जब लगातार 2-3 साल खेती लोग कर लेते हैं, तो उसके बाद में 1 या 2 साल के लिए उन जो जमीनें होती है उनको इसी प्रकार खाली छोड़ देते हैं, उसके ऊपर कोई किसी प्रकार की खेती नहीं करते हैं। तो वो जो सपाट मैदान होता है उसको हम बोलते हैं परती क्षेत्र। ताकि उससे क्या होगा, बीच में अगर यदि वो उसके ऊपर खेती नहीं करेंगे या बुवाई नहीं करेंगे, तो उसकी जो फर्टिलिटी क्षमता है जमीन की, उसको बढ़ाने के लिए, उसको सही रखने के लिए कुछ समय के लिए उनको छोड़ा जाता है और फिर से उन पे खेती वापस प्रारंभ कर दी जाती कुछ समय पश्चात, है ना। तो वहाँ पे जो परती वाला क्षेत्र है, वहाँ पे गाय, बैल और भैंसों के जो समूह है वो झुंड बना करके, क्योंकि आपको पता है कि पशु तो के झुंड में चलते हैं, तो झुंड बना करके बाढ़ के प्रकोप से बचने के लिए, बाढ़ की विभीषिका से बचने के लिए वहाँ पर आके खड़े हो जाते हैं। और उन झुंडों को देख करके लोग अंदाजा लगा लेते हैं कि जरूर कहीं ना कहीं बाढ़ आई है, और ये जो प्राणी हैं ये उनसे बचने के लिए यहाँ परती क्षेत्र में इकट्ठे हो गए। परती क्षेत्र में जन्म लेने के कारण अपने गांव के अधिकांश लोगों की तरह मैं भी तैरना नहीं जानता हूँ। रेणु जी कह रहे हैं कि बहुत सारे उनके गांव के जो लोग हैं वो तैरना नहीं जानते। क्यों? क्योंकि वो जो जिस जगह पे रहते हैं वो परती क्षेत्र है, वहाँ पे इतना पानी नहीं है, तो वो भी तैरना नहीं जानते, और उनके जो गांव के लोग हैं वो भी तैरना नहीं जानते। किंतु 10 वर्ष की उम्र से पिछले साल तक बॉय स्काउट, स्वयंसेवक, राजनीति कार्यकर्ता अथवा रिलीफ वर्कर की हैसियत से बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में काम करता रहा हूँ। स्कूलों के अंदर एनसीसी और स्काउट, ये 2 चीज़ें होती हैं जिनके अंदर क्या होता है कि बच्चों को स्वयं सेवक बनाया जाता है। स्वयं सेवक मतलब खुद का सेवक, खुद का कार्य खुद करना सिखाया जाता है, और उनसे रिलेटेड उनको बाहर ले जाया जाता है कि बाकी जो लोग हैं उनकी हेल्प करने के लिए, उनकी मदद के लिए, मतलब उनको दूसरों की सहायता करना सिखाया जाता है उनके अंदर। तो वो कह रहे हैं मैं इससे जुड़ा होने के कारण बहुत बार बाढ़ से पीड़ित लोगों की मदद करने के लिए जा चुका हूँ। और जहाँ तक लिखने की बात है तो हाई स्कूल में बाढ़ पर लेख लिखकर प्रथम पुरस्कार पाने से लेकर धर्म युद्ध में कथा दशक और अंतर्गत बाढ़ की पुरानी कहानी को नए पाठ के साथ में प्रस्तुत कर चुका हूँ। तो वो कह रहे हैं कि जब स्कूल में लिखने की बात आती थी तो निबंध प्रतियोगिता होती थी या किसी भी प्रकार की कोई कथा दशक कुछ भी लिखना होता था, तो उसके अंदर मैंने है ना पार्टिसिपेट किया है, और पार्टिसिपेट करके मैंने प्रथम स्थान भी प्राप्त किया है, जिसके लिए मुझे इनाम भी मिला हुआ है। जब गंगा 1947, डायन, कोसी 1948, हड्डियों के पुल 1948 आदि छुटपुट सिरपोताज के अलावा मैंने कई
उपन्यासों में बाढ़ की विनाश लीलाओं का अनेक चित्र अंकित हुए हैं। वो कह रहे हैं कि अलग अलग उनके जो उपन्यास लिखे, उन्होंने अलग अलग जो किताबें लिखी है, उन सब के अंदर उन्होंने बाढ़ का क्या किया है, मतलब बाढ़ का वर्णन करके उनको बताया है और उनके बारे में इसमें बताया गया है। किंतु गांव में रहते हुए बाढ़ से घिरने, बहने और भसने और भोगने का अनुभव कभी नहीं हुआ। वो कहने कि जब मैं गांव में रहता था तब कभी मेरे को ऐसा अनुभव नहीं हुआ, लेकिन जब मैं गांव से बाहर पटना शहर में था तब मैंने इस चीज़ का अनुभव किया। वह तो पटना शहर में सन 1967 में ही हुआ, जब 18 घंटे की अविराम वृष्टि के कारण पुन का पानी राजेंद्र नगर, कंकड़ बाग तथा अन्य निचले हिस्सों में घुस आया था। वो कह रहे हैं कि जब मैं पटना के अंदर था तो सन 1967 में जो हुआ था, उस समय क्या हुआ कि 18 घंटे की जब लगातार अविराम बिना रुके जो बारिश हुई थी, उस बारिश के कारण क्या हुआ कि निचले जो हिस्से थे उनमें पानी घुस आया और पानी घुसते घुसते क्या हो गया, वो बाढ़ का रूप लेने लगा। अर्थात बाढ़ को मैंने भोगा है, मतलब मैंने उसको देखा है शहरी आदमी की हैसियत से। इसलिए इस बार जब मैं बाढ़ का पानी प्रवेश करने लगा तो पटना की पश्चिम इलाका छाती भर पानी में डूब गया। जो उसका पश्चिमी इलाका था वहां पे क्या हुआ कि लोगों के सीने तक पानी आने लग गया, मतलब इतना हो गया कि सिर्फ मुंह बाहर दिखने लगा, बाकी सारा हिस्सा जो है पानी के अंदर डूब गया। वहां इतना पानी आना प्रारंभ हो गया। हम घर पर ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दिया सलाई, पीने का पानी और कंपोज की गोलियां जमा कर बैठ गए और प्रतीक्षा करने लगे। वो कहने हैं कि भाई जो जो सामान था, जरूरी सामान, उनको इकट्ठा करके और वो बैठ गए और अपनी घर की तरफ, क्योंकि इस तरफ पानी अभी नहीं आया था, अभी शहर में घुसना स्टार्ट हुआ था, तो धीरे धीरे वहाँ के जो निचले इलाके हैं उनमें बढ़ना स्टार्ट हुआ था। धीमे धीमे पूरा शहर उसकी चपेट में अभी आया नहीं था, अभी आना बाकी था। तो वो कह रहे हैं उन्होंने पहले से ही इन सब चीज़ों की तैयारी कर ली थी और वो क्या प्रतीक्षा करने लगे थे कि भाई अब कहाँ तक पानी आया है। सुबह सुबह सुना राजभवन और मुख्यमंत्री निवास प्लावित हो गया। प्लावित मतलब पानी भर गया है उसमें और वहाँ पे पानी भर गया है। दोपहर में सूचना मिली कि गोलघर जल से गिर गया है। मतलब सुबह तक, तो दूसरे दिन सुबह तक क्या था कि भाई वहाँ तक पानी आ गया है, मतलब जो निचले हिस्से हैं उनमें धीमे धीमे पानी भर रहा था और जो ऊपर के हिस्से हैं वो अभी बचे हुए थे, बाकी थे उनमें। दोपहर में सूचना मिली गोलघर में मिल गया है। जो सूचना मिली क्योंकि बांग्ला भाषा वहाँ पे चलती थी, तो वो कह रहे हैं इस वाक्य से सूचना मिली थी, जानो गोलघर डूबे गए छे। मतलब गोलघर, आपको पता लगा कि गोलघर भी डूब गया है पानी में। और 5 बजे जब कॉफी हाउस जाने के लिए तथा शहर का हाल मालूम करने के लिए निकला तो रिक्शे वाले ने हंसकर कहा, अब कहाँ जाइएगा। और फिर क्या, वो अपने घर से निकले, काय के लिए, गाँव का मतलब देखने के लिए, वो जो जगह थी उसको पता करने के लिए कि भाई पानी कहाँ तक आ गया है। क्या लोगों की आदत होती है जब अपने आसपास पानी आता है और निचले हिस्सों में आता है, जो सेफ उस जगह पे, जो सेफ जगह पे होते हैं लोग, उनको इच्छा होती है देखने की कि भाई कहाँ तक पानी आया, तो हम देखने के लिए जाते हैं। तो जो लेखक थे वो भी, रेणु जी लेखक जो थे, वो भी देखने के लिए वहाँ पे गए और रिक्शे वाले से पूछा कि भाई अब कहाँ, रिक्शे वाले ने पूछा अब कहाँ जाएंगे। कॉफी हाउस में तो अबले पानी आ गया है, मतलब कॉफी हाउस तक तो पानी आ गया है, चलो पानी में कैसे घुस गया वहीं देखना है। कहकर हम रिक्शा पर बैठ गए और साथ में नई कविता के एक विशेषज्ञ व्याख्याता आचार्य कवि मित्र थे, जो मेरी अनवरत अनगढ़ गद्य में स्वागतोक्ति से कभी बोर नहीं होते थे। अनगढ़ मतलब कि अनगढ़ का अर्थ होता है फालतू की, जो फालतू की बातें थे। अनगढ़ मतलब बिना गढ़ी हुई बातें, मतलब बिना सोची हुई बातें जो मैं बोल दिया करता था, उनसे कभी बोर नहीं होते थे। कितनी बार ऐसा होता है कि अपन जो कुछ बोलते हैं उससे अपना जो पड़ोसी होता है वो सुनने वाला परेशान हो जाता है कि क्या फालतू की बातें करता रहता है जब देखो जब। तो वो कह रहे हैं कि मैं जिस टाइप की भी बातें करता था वो कभी मेरी बातों से बोर नहीं होते थे। मोटर, स्कूटर, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, ट्रक, टमटम, साइकिल, रिक्शा और पैदल लोग पानी देखने जा रहे थे। मतलब लोग अलग अलग अपनी व्यवस्था के अनुसार पानी देखने के लिए जा रहे थे। लोग पानी देखकर लौट रहे थे। देखने वालों की आंखों में जुबान पर एक ही जिज्ञासा, पानी कहाँ तक आ गया। भाई सीधी सी बात होती है, जब कोई देखने जाता है करता है तो लोग पूछते पानी कहाँ तक आ गया, ये सब उनको देखना रहता है ना। देखने वालों की आंखों में जुबान पर एक ही जिज्ञासा थी, पानी कहाँ तक आ गया। देखकर लौटते हुए लोगों की बातचीत फैजर रोड पर आ गया क्या, पार कर गया। श्री कृष्णापुरी, पाटलिपुत्र कॉलोनी, बोरिंग रोड, इंडस्ट्रियल एरिया, कहीं पता नहीं। अब भट्टाचारी रोड पर यानी आ गया होगा। छाती भर पानी है।
तो ये जो जगह है ये सब वहाँ की जगहों के नाम है। तो वो कह रहे हैं कि भाई फैज़ा रोड है ना, और कह रहे हैं श्री कृष्णापुरी, पाटलिपुत्र कॉलोनी, बोरिंग रोड, ये सब वहाँ की जगह है। इंडस्ट्रियल एरिया, क्या वहाँ तक आ गया, क्या यहाँ तक आ गया, ऐसे करके सब जने पूछने लगे। भट्टाचारी रोड वगैरह, क्या यहाँ तक आ गया, छाती भर पानी है, मतलब धीमे धीमे आगे आगे बढ़ता बढ़ता वो क्या पानी आता जा रहा है और सीने तक पानी वहाँ पे भी बढ़ता जा रहा है। वीमेंस कॉलेज के पास डुबाव पानी है, मतलब वहाँ पे इतना ज़्यादा पानी भर गया है कि लोग डूब भी सकते हैं। आ रहा है, आ गया, घुस गया है, डूब गया है, डूब गया, वह गया। जब हम कॉफ़ी हाउस के पास पहुंचे तो काफ़ी हाउस बंद कर दिया गया था, कॉफ़ी हाउस भी बंद हो गया था। सड़क के किनारे मोटी डोरी शक्ल में गेहुआ झाग फेन उलझा पानी तेजी से सरकता आ रहा था। मैंने कहा आचार्य जी आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, वो देखिए आ रहा है मृत्यु का तरल दूत। मृत्यु का तरल दूत इसको क्यों बोला गया है, क्योंकि अगर यदि हमने ध्यान नहीं दिया और पानी की तरफ हम चले गए तो वो इतना तेजी से आ रहा है, इतना उसमें बहाव है कि वो हमको बहा के ले जाएगा और हमको पता भी नहीं चलेगा कि हम कब मर जाएंगे। आतंक के मारे मेरे दोस्तों के हाथ बरबस जुड़ गए थे और समय प्रणाम निवेदन से मैंने मुंह के कुछ अस्फुट शब्द निकले। हाँ, मैं बहुत कायर और डरपोक हूँ। अस्फुट मतलब एकदम से निकले शब्द उनके मुंह से। रिक्शा वाला बहादुर है, कहता है चलिए ना थोड़ा सा आगे चलते हैं। भीड़ का एक आदमी बोला, ए रिक्शा, करंट बहुत तेज है। करंट मतलब आगे मत जाओ, मतलब पानी बहुत तेजी से आ रहा है और अगर तुम वहाँ गए तो तुम भी क्या हो जाओगे, डूब जाओगे। मैंने रिक्शे वाले को अनुनय भरे स्वर में कहा, लौटा ले भैया, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। रिक्शा मोड़कर हम अप्सरा सिनेमा हॉल के बंगले से गांधी मैदान की ओर चले। पैलेस होटल और इंडियन एयरलाइंस दफ्तर के सामने पानी भर रहा था। पानी को तेज धार पर लाल हरे नियन विज्ञापनों का परछाइयाँ सैकड़ों रंगीन सांपों की दृष्टि कर रही थी कि भाई पानी इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि वहाँ पे जो पोस्टर लगे हुए थे, रंगीन पोस्टर, उनकी जो परछाई उसमें दिख रही थी तो ऐसा लग रहा था रंग बिरंगी सांप उसमें चल रहे हैं। बाकी वो जो ऐसा प्रतीत हो रहा था। गांधी मैदान के रेलिंग सहारों पर लोग खड़े हुए थे। दशहरा के दिन रामलीला के राम की रथ की प्रतीक्षा में जितने लोग रहते हैं उससे कम नहीं थे। गांधी मैदान का आनंद उत्सव, सभा, सम्मेलन, खेल कूद में सारी स्मृतियाँ धीरे धीरे एक गौरिक आवरण आच्छादित हो रहा था। वो कह रहे हैं कि जब वहाँ पे रामलीला मैदान के अंदर जब रावण जलता है तो वहाँ पे जो लोग इकट्ठे होते हैं उतने ही लोग अभी वहाँ पे थे उस पानी को देखने के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ उन्होंने इसमें बताई है। बाकी का जो अब हम है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। धन्यवाद।